Good morning, sir. Good morning. ठीक है, शुरू किया जाए। तो लास्ट क्लास में पैराबोला की कहानी यहाँ तक बढ़ी थी, है ना। एक पैरामीट्रिक रिलेशन दो हमने देखा था। ये एक T1 T2 इक्वल टू -1, है ना। T1 T2 इक्वल टू -1 और दूसरा ये भी देखा कि T1 T2 इक्वल टू -4। ठीक है, तो T1 T2 -1 किसके लिए होता था? वो फोकल कॉर्ड के एंड के पैरामीटर के, ठीक है, फोकल कॉर्ड के एंड के पैरामीटर के लिए T1 T2 -1। और वो कॉर्ड जो वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड करे उसके लिए T1 T2 इक्वल टू -4। इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्ड फोकस से पास होता होगा वो कभी भी वर्टेक्स पर राइट एंगल सबटेंड नहीं करेगा, है ना। जो कॉर्ड फोकस से पास होता हो वो वर्टेक्स पर कभी राइट एंगल सबटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में यही सब कहीं टेस्ट करना चाह रहा हो, ये पूछ लेगा, कहे क्या फोकल कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स, है ना, देन फाइंड इट्स लेंथ। और हम निकालने चल दिए लेंथ, है ना, निकलेगा ही नहीं, है ना, क्यों, तो होता ही नहीं ऐसा। तो वहां पर कहता है कि पहले की पढ़ाई करके आओ, है ना, तो तुरंत रिएक्ट करना है कि जब फोकल कॉर्ड होता था तो एंड के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता था, और वो कॉर्ड जो राइट एंगल सबटेंड करे उसके लिए T1 T2 -4। दोनों में कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, या तो एक होगा या दूसरा होगा, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। इसीलिए नो फोकल कॉर्ड कैन सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये कंक्लूजन लिखा। ठीक है, ऐसे ही कभी अब आगे जो है क्राफ्टेड होता है तो उसको कोई स्पेशल रिलेशन नहीं है। अब फोकल कॉर्ड सॉरी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करे, वर्टेक्स से ज्वाइन करे, वर्टेक्स नाम देगा, है ना। उसके बीच में एंगल से 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, कुछ देख करके, और तब आपसे T1 T2 में रिलेशन पूछे। ऐसे ही करिएगा, दोनों स्लोप मालूम है तो बाकी के लिए परपेंडिकुलर नहीं होगा, तब के लिए ये M1 है, इसको M2 कह दें, तो tan ऑफ एंगल तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड M1 माइनस M2 और अपॉन 1 प्लस M1 M2, है ना, 1 प्लस M1 M2। अब इसे में रख करके इसको सॉल्व करेंगे। T1 T2 में ये जनरल रिलेशन है, आप थीटा की वैल्यू जो भी देगा उसके हिसाब से आप काम करते जाइए। 2/T1 माइनस 2/T2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4/T1 T2। ठीक, तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाई T1 T2 प्लस 4। ठीक है, ये आ गया। समझ गए। अब इसी में आपसे पूछ सकता है, जैसे कहेगा कि फाइंड
फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड which subtends right angle at vertex। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। और पैराबोला में क्या है कि कम से कम जानकारी पर आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे एक कॉर्ड एबी है, ये राइट एंगल सबटेंड करता है, दोनों एंड का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लीजिए 81 स्क्वायर 281 और 82 स्क्वायर 282। जब कभी भी नहीं कोई पैराबोला दूं तो इसका मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला उसी के लिए निकालना है। अब ये इसका मिड पॉइंट है, इसी का लोकस हमें निकालना है। तो अल्फा को आप लिख सकते हैं a टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। बीटा इज 2a t1 प्लस t2 और बाई 2। रिसोर्सेज को पहले कलेक्ट कर लेते हैं, क्या क्या हमारे पास में। इसका मतलब t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इज 2 अल्फा अपॉन a। इसका मतलब है t1 प्लस t2 इज बीटा अपॉन a, है ना। और एक जो अहम जानकारी है कि कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स, ठीक है। तो t1 t2 इक्वल टू -4, जो अभी हमने निकाला वहां निकाल लेंगे दोनों का स्लोप लिख करके। ये तीन रिलेशन है और इसको यूज करके हमें t1 t2 एलिमिनेट करना है ना। तो जनरल थॉट देखिए, जैसे जितना वेरिएबल हो, जितना अननोन हो, उतना इक्वेशन आ जाए तो उसे सॉल्व करके इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन जब एलिमिनेट करना हो तो क्या करते हैं, जितना अननोन है उससे एक ज्यादा कंडीशन जनरेट करते हैं, ठीक है। इसलिए उतना ही रहेगा तो इवेलुएट कर पाएंगे उसको, और एक और कंडीशन है जो उसको सेटिस्फाई करता है, तो उतने से इवेलुएट करके और जो एक्स्ट्रा है एक ज्यादा वाला जो है उसमें डाल देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन अब रास्ते में ये एलिमिनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना अननोन है उससे एक ज्यादा कंस्ट्रेंट डेवलप करेंगे तो उन अननोन को आप एलिमिनेट करके बाकी चीजों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इकट्ठा कर दिए रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद में एक बार अटैक। अब देखिए, अब इन सबको लेकर के आप सीधा अटैक कर सकते हैं कि t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2। ये होता ही है, इस आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया, एलिमिनेट हो गया। बीटा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 2 अल्फा अपॉन ए और 2t1 t2 -8। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2a अल्फा -8a स्क्वायर आ गया। तो बीटा स्क्वायर इज 2a अल्फा -4। लोकस हो गया, लोकस ऑफ m इज y स्क्वायर इक्वल टू 2a और x -4a। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके। ऐसे जिस कॉर्ड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम होता है उसका इक्वेशन लिखने का तरीका अभी हमने सर्कल में सीखा था और बताया था कि सबके लिए है t इक्वल टू s1, है ना, उसका यूज करेंगे तो भी होगा। जैसे इसी को आप सॉल्व करते, जो अभी कॉन्सेप्ट हमने सर्कल में सीखा था कि कॉर्ड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, उस कॉर्ड का इक्वेशन सारे कोनिक सेक्शन लिख लेते हैं t इक्वल टू s1। मिड पॉइंट लोकस निकालना है तो एज्यूम करना ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी लिख सकते हैं आप, ए बी कॉर्ड का इक्वेशन t इक्वल टू s1, इसमें फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। t मतलब टेंजेंट की तरह का एक्सप्रेशन, कर्व आपका यही है y स्क्वायर -4ax इक्वल टू 0, ये s है। तो बीटा y माइनस ऑफ 2ax प्लस अल्फा, ये हो गया टेंजेंट की तरह का एक्सप्रेशन।
S1 मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल दीजिए, डालने के बाद जो वैल्यू है वो बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 4a अल्फा। इसको अब अरेंज करके लिख लीजिए एक्स और वाई वाले टर्म को एक साइड, बीटा वाई माइनस 2ax इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2a अल्फा। अब इस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा को ड्रॉप करिए, तो बीटा वाई माइनस 2ax डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इस 1 के थ्रू सेकेंड डिग्री कर्व के इक्वेशन को होमोजेनियस बनाते हैं। किसके लिए? तो ओरिजिन और ए और बी को ज्वाइन करने वाले पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, अब अगला स्टेप जो होगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB, ये लिखने का। तो ये भी हमने पेयर ऑफ लाइंस के लास्ट में यही पढ़ा था, और पेयर ऑफ लाइंस इनफैक्ट पढ़ते ही हैं इसी कॉन्सेप्ट के लिए। बाकी के लिए पेयर ऑफ लाइंस एक्सक्लूसिवली बहुत कम पूछता है, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन जानते हैं तो दूसरे से 2 लाइन के बारे में तो क्यों पूछेगा। जब इतनी बड़ी जानकारी है तो छोटी जानकारी लेना तो अच्छी बात नहीं है, स्पेशली उसी के बारे में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन जो है उसके कारण पूरे पेयर ऑफ लाइंस को अलग से पढ़ते हैं। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB, मतलब सेकेंड डिग्री का कर्व और लाइन के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन से। तो लाइन की इक्वेशन से इसी तरह से 1 निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाकर ड्रॉप करते हैं, तब 1 आता है। वाई स्क्वायर माइनस 4ax, अब इसकी डिग्री एक कम है, इसको 1 का सपोर्ट दे दीजिए, बीटा वाई माइनस 2ax और अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2a अल्फा। हो गया, ये होमोजेनाइज हो गया, इक्वल टू 0, है ना। कर्व के इक्वेशन को होमोजेनियस बनाते हैं, है ना, इसको हमने होमोजेनियस। तो ये हो गया पेयर ऑफ लाइंस OA एंड OB। अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और जब पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर हो तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होता है, 0। अब इसमें खाली फॉर्मूला डिपेंडेंट है सब कुछ, क्योंकि पहले वाले में कुछ नहीं, पैरामीटर लिखा और जो जो सब था वो सब जनरल कॉन्सेप्ट पे यूज किया। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 0, तो 4 8a स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2a अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, वही आ गया, 8a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2a अल्फा इक्वल टू 0। इसका मतलब बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2a अल्फा माइनस 4। तो लोकस इज सेम थिंग, वही जो पहले आया था, सेम कंडीशन है, यही चीज है। तो देख रहे हैं कि लोकस निकालने के लिए अब चाहे बिल्कुल फॉर्मूले का यूज करें इसमें या बेसिक कॉन्सेप्ट का, बात बराबर है, दोनों से आ गया। और ये जनरल तरीका है, किसी भी कोनिक में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही पूछ लेते हैं, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट्स, डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, इसके डबल ऑर्डिनेट का ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का लोकस। तो देखिए, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है कि वो पॉइंट्स, इनफैक्ट 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता है, वो पॉइंट्स जो किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये और ये लेंथ इक्वल है, तो इन दोनों पॉइंट को P और Q को कहते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कहलाते हैं, समझ गए।
ऐसे ही कोई रे कहे कि एंगल को ट्राइसेक्ट करता है ना, तो इसका मतलब यही होगा कि कहेगा अलाइन लाइज अलोंग द रे ट्राइसेक्टिंग सम गिवन एंगल। इसका मतलब ये ऐसी दो रे होंगी, है ना, ये थीटा और ये थीटा हो, तो इन दोनों रे को कहते हैं रे ऑफ ट्राइसेक्शन, इस एंगल को ट्राइसेक्ट करने वाली रे। तो इन्हीं दोनों में से किसी न किसी एक रे के अलोंग होगी, है ना। अब देखिए जैसे P और Q ये दो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो ऐसे ही ऑर्डिनेट डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ करिए, ऑर्डिनेट का डबल, है ना, डबल ऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं उसको, उसी में से फोकल डबल ऑर्डिनेट हो जाता है तो लेटर सेक्टम उसका नाम पड़ जाता है, स्पेशल नाम। इस तरह के लाइन को डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। यही ए बी है आपका, सेम एंड रखता हूं मैं इसको, ये दो पॉइंट है जो ट्राइसेक्ट करती है, यही दोनों P और Q, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट लेना हो, पैराबोला है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेहतर होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, इसके ठीक नीचे जो पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, 80 स्क्वायर कॉमा माइनस ऑफ 280। इसी तरह का हो गया 80 स्क्वायर कॉमा 280 और 80 स्क्वायर कॉमा माइनस 280, ठीक है। अब P या Q कोई एक ले लीजिए, दोनों का लोकस एक ही आएगा। जैसे P लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, इसका लोकस निकालना है, तो P डिवाइड्स, ये तीनों लेंथ बराबर है, आप कह सकते हैं AP और अपॉन PB विल बी 1/2, है ना, क्योंकि तीनों सेगमेंट की लेंथ बराबर है। तो एक सेगमेंट है AP के हिस्से में और बाकी दोनों BP के हिस्से में, तो रेशियो विल बी 1/2। तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करिए, लोकस आ जाएगा। अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम, इसमें किसी सेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन वर्टिकल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट विल रिमेन सेम, आपको सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। बीटा, है ना, तो 1 टाइम्स ऑफ माइनस 280 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 280 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 480 माइनस 280, तो 280 अपॉन 3 बीटा आ गया। अब टी को एलिमिनेट कर देना है, लोकस आ गया। तो देखिए एक अननोन था, दो रिलेशन हमें चाहिए था, दो रिलेशन दोनों कोऑर्डिनेट से ही आ गया। तो यहाँ से टी स्क्वायर अल्फा अपॉन ए और यहाँ से आ गया टी 3 बीटा अपॉन 2, तो एलिमिनेट करने के लिए टी स्क्वायर, तो देयरफॉर 9 बीटा स्क्वायर और अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू अल्फा अपॉन ए, आ गया बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4a और अपॉन 9 अल्फा। तो लोकस आ गया पैराबोला, लोकस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4a अपॉन 9x, है ना। लोकस इज दिस इज कोएक्सियल पैराबोला, है ना, कोएक्सियल पैराबोला। हैविंग लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a/9, साइज या साइज ऑफ पैराबोला भी 4a/9, है ना। कोएक्सियल है, वर्टेक्स भी कॉमन है, को वर्टेक्स वाला है ना, एक ही वर्टेक्स वाला है। फोकस सिर्फ शिफ्टेड है, 4a/9 पर है ना, थोड़ा सा क्लोज में आ गया। उसका गिवन पैराबोला का फोकस था a,0 पर, तो उसमें 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्लोज आ गया वर्टेक्स के और, ठीक। तो और साइज जो है कम हो गई, पहले साइज था 4a, अब 4a/9, तो चिपटा सा पैराबोला आ गया। तो पैराबोला के बारे में इतनी जानकारी है, हो सकता है लोकस के बारे में जानकारी पूछ ले, क्या लोकस इज पैराबोला, यू डोंट टेक पेन टू फाइंड द पैराबोला, है ना, लोकस फाइंड साइज तब भी निकालना है हमें, ठीक है। कह देगा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन लाइज ऑन अ पैराबोला हुज लेटेस्ट रेक्टम इज क्या, हुज फोकस लाइज एट, कहाँ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए ये हो गई कहानी, फोकल कॉर्ड, है ना, जनरल कॉर्ड, इस सब। अब जरा नॉर्मल के बारे में कुछ
जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल की भी कुछ एबनॉर्मल बातें होती है। तो ठीक है, पैराबोला है, इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो टेंजेंट पर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 है। यहाँ पर टेंजेंट लिखते तो टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, है ना। इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप हो जाता है 1/t इन स्टैंडर्ड पैराबोला। तो इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर विल बी माइनस। ठीक है, से इसको m कह देता हूं क्योंकि अभी नॉर्मल की चर्चा करनी है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालना है स्टैंडर्ड पैराबोला, तो सीधा y कोऑर्डिनेट से पॉइंट दे दिया और वहां पर कहे कि टेंजेंट का स्लोप या जरूरत पड़ जाए किसी का, तो सीधा y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके 280 के बराबर और t की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। पॉइंट का पैरामीटर आ जाएगा। ठीक, या पॉइंट का पैरामीटर दिया हो तो आपसे कहे नॉर्मल का स्लोप या टेंजेंट का स्लोप, फटाफट निकाल लीजिए। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप 1/t, नॉर्मल का स्लोप माइनस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p लिख सकते हैं y माइनस ऑफ 280 इक्वल टू माइनस t और x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक, तो y को आप लिख सकते हैं माइनस tx प्लस 280 एंड प्लस 80 क्यू। ठीक है, ये t के टर्म में आ गया। अब इसी को नॉर्मल के स्लोप के टर्म में लिखते पॉइंट को, तो आप ऐसे लिख सकते हैं am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am बिकॉज t इज माइनस m। ठीक है, तो करिस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो चेंज हो जाएगी, t के जगह पर माइनस m डाल दीजिए, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस ऑफ am क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और यही इक्वेशन ज्यादा चलता है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am। अब जरा देखिए, ठीक है, x और y ये ओरिजिन। अब मैं इस नॉर्मल को एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करवा, है ना, एक्सिस के किसी पॉइंट से इस नॉर्मल को मैं पास करवाया। से h कॉमा 0। ठीक है, तो इफ इट पासेज थ्रू h कॉमा 0, इसका मतलब लिख सकते हैं 0 इक्वल टू mh माइनस ऑफ 2am माइनस ऑफ am क्यूब। यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव जानकारी मिलेगी जिसको कि कहीं भी पूछा जा सकता है। तब देखिए, अब सबको एक साइड ले आइए, तो m तो सब में से कॉमन आ जाएगा, am स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आइदर m इज 0 और am स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इज 0 और बोथ आर 0। ये तीन पॉसिबिलिटी बनती है। तो m स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 2a और अपॉन a। तो बाकी दोनों, मतलब इस h कॉमा 0 से इन जनरल 3 नॉर्मल पास हो सकता है। उन तीनों नॉर्मल का स्लोप ये इसी से निकालेंगे आप। एक का स्लोप तो फिक्स है 0, और बाकी दोनों बाय द वे एग्जिस्ट करता होगा, तो दे विल एग्जिस्ट टुगेदर, अदरवाइज दे वोंट एग्जिस्ट। तो बाकी दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए h की वैल्यू मोर देन 2a होनी चाहिए इफ a इज पॉजिटिव। और हमने अभी इस पैराबोला में a को पॉजिटिव ही दिया है क्योंकि y एक्सिस का राइट साइड ही हमने प्लॉट किया है। तो h मोर देन 2a आ जाए तो जाकर के बाकी दोनों नॉर्मल भी एग्जिस्ट करेगा, वरना एक नॉर्मल की तो गारंटी है, 0 स्लोप वाला नॉर्मल जो दिख भी रहा है ना।
ओरिजिन पर ये y एक्सिस टेंजेंट है, इसको टेंजेंटेड वर्टेक्स कहते हैं। तो x एक्सिस विल बी नॉर्मल एट वर्टेक्स, क्योंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे ही नॉर्मल कहते हैं। तो इफ x एक्सिस, इफ y एक्सिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स, then obviously x axis will be normal at vertex। ये नॉर्मल हो गया है ना। एक नॉर्मल की गारंटी है, एक्सिस के किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी हो, है ना, कहीं पर भी एक्स एक्सिस का पॉइंट है, वहां से एक नॉर्मल पैराबोला का जरूर पास होगा, है ना, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री खुद है। बाकी दोनों नॉर्मल को रियल होने के लिए, फॉर अदर टू नॉर्मल्स टू एग्जिस्ट, नॉर्मल्स टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, h मस्ट बी मोर देन 2। ठीक है, h मस्ट बी मोर देन 2 ये होना चाहिए। मतलब वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है उसके डबल डिस्टेंस के आगे, उसी साइड, है ना, उसके डबल डिस्टेंस के आगे कोई पॉइंट लें, तब वहां से दो नॉर्मल और पास होगा, तब तीन नॉर्मल ड्रॉ। ये ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कि वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है ना, जितने डिस्टेंस पर से फोकस a,0 है, इसका डबल डिस्टेंस यहाँ है। अब इसके आगे कोई पॉइंट लेंगे, इसके आगे, इसको छोड़कर, ये भी नहीं लेना है, इसके आगे कोई भी पॉइंट लें तो वहां से पैराबोला का तीन तीन नॉर्मल पास होगा, जिसमें एक नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री खुद है और बाकी दोनों नॉर्मल जो आएगा उसका स्लोप यही है, प्लस माइनस रूट ऑफ h माइनस 2। ठीक है, मीन्स the remaining two normals will be equally inclined with axis of parabola। जैसे एक नॉर्मल ऐसे है तो दूसरा नॉर्मल यहीं से जो पास होगा वो इस तरह, ये तीन नॉर्मल। ठीक है, एक ये थीटा एंगल बनाता है इधर से, तो दूसरा इधर से थीटा एंगल। क्यों? तो दोनों का स्लोप जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन। तो लाइन में भी पूछ सकता है, जैसे पेयर ऑफ लाइंस दे करके, और आपको क्या, क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस। समझिए, इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, तो ये नहीं देखना है कि पैरेलल है कि नहीं है, ये भी देखते हैं। दोनों का स्लोप देख लीजिए, एक का स्लोप 5 है, दूसरे का -5 है, इसका तो इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस होगा। एक थीटा एंगल क्लॉकवाइज बनाता होगा तो दूसरा थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे भी लाइन रहे तो इक्वली इंक्लाइंड होगी, कोई जरूरी तो नहीं कि ऐसे ही पैरेलल रहे तो इक्वली इंक्लाइंड। समझ गए? तो इक्वली इंक्लाइंड दिखाने का तरीका एक ये भी है कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, एक्सिस है ना, स्लोप मैग्नीट्यूड में इक्वल हो बट साइन अपोजिट। तो ऐसी दो लाइन जो होती है इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे ही एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती हुई लाइन है तो वाई एक्सिस से कितना बनाएगी, 90 माइनस थीटा। नहीं, क्योंकि दोनों एक्सिस तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए मैं एक्सिस से कह रहा हूं। ठीक, तो ये हो गया इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि फोकस वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस है उसके डबल डिस्टेंस के आगे कोई भी पॉइंट लें तो वहां पर तीन नॉर्मल पास होगा, और उन तीन नॉर्मल में से एक नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री खुद है और बाकी तो दोनों नॉर्मल जो है दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस ऑफ पैरेलल। अब चलिए, फॉर अदर टू नॉर्मल्स टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, other two normals to be mutually perpendicular, क्या होना चाहिए, m1 m2 -1 नहीं, h माइनस 2a और अपॉन a और इंटू माइनस ऑफ रूट ऑफ h माइनस 2a और अपॉन a इक्वल टू -1 आ गया। तो इसका मतलब h माइनस 2a इक्वल टू a, तो देयरफॉर h इक्वल टू कितना आ गया, 3a, h इक्वल टू 3। इसका मतलब वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पर फोकस, ये सब ज्योमेट्री है, जितने डिस्टेंस पर फोकस है उसके ट्रिपल डिस्टेंस पर जाकर कोई पॉइंट लें h,0, तो वहां से तीन नॉर्मल पास होगा। एक नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री खुद है एंड रिमेनिंग टू नॉर्मल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब ईच ऑफ देम विल बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो
ज्योमेट्रिकली इसको पता करना हो तो वर्टेक्स निकालने आता ही है, फोकस निकालने आता ही, पहले दिन हमने यही काम किया था। अब आपसे पूछे कि कहाँ पॉइंट लूं जिससे कि जो दो नॉर्मल हो, एक नॉर्मल तो एक्सिस खुद हो जाए और बाकी दोनों नॉर्मल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, है ना, या एक्सिस से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। आपको कुछ नहीं करना है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है और उसके तिगुने डिस्टेंस पर पॉइंट निकालना है सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके, है ना। सेक्शन फॉर्मूले का जैसे वर्टेक्स दे दिया, फोकस दे दिया, अब हमें मालूम है कि ये पॉइंट जो P है जहां से नॉर्मल पास होगा ये ट्रिपल डिस्टेंस पर है, तो ये 1 है तो ये 2 है। तब सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, क्योंकि S मालूम होगा, P मालूम होगा तो P दिया ही जाएगा। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं विद दिस इंफॉर्मेशन। ये हो गई नॉर्मल की बात जो एक्सिस के किसी पॉइंट से पास हो। ठीक है, अब जनरल बात करते हैं। तो जैसे ही किसी नॉर्मल का जिक्र हो तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख करके बैठ जाते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो था अपना, having slope m, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m, ये था y इक्वल टू mx माइनस ऑफ 2am माइनस ऑफ am क्यूब। ये अब इसको किसी पॉइंट से पास करवा और नॉर्मल से रिलेटेड कोई भी बात हो, तब ये कंडीशन जरूर, पर्टिकुलरली लोकस वोकस का हो, ये निकाल के जरूर रख लेते हैं पहले, उसके बाद हम बाकी का। ये आपका नॉर्मल है, से दिस नॉर्मल पासेस थ्रू सम पॉइंट h, k। तो h, k अब इसको सेटिस्फाई करेगा, k इक्वल टू mh माइनस ऑफ 2am माइनस ऑफ am क्यूब। इसका मतलब am क्यूब और प्लस ऑफ 2a माइनस h और टाइम्स m प्लस k इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का 3 रूट है ना, m1 m2 एंड m3। m1 m2 एंड m3 आर 3 रूट्स। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होगा ही होगा, ये तीनों इसका रूट है। तो रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन आप लिख सकते हैं, रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन सम ऑफ रूट माइनस b बाई a, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 डिस्टिंक्ट डेटा, ऐसे ही करके अल्टरनेट कोफिशिएंट देते जाते हैं c बाई a, है ना, और फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस ऑफ d बाई। ठीक है, तो इससे भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव जानकारी मिलेगी, जिसका की यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, h, k से पास हुआ तो k इक्वल टू mh माइनस ऑफ 2am माइनस ऑफ am क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हैं am क्यूब और प्लस 2a माइनस h और टाइम्स ऑफ m n प्लस k इक्वल टू 0। इसका 3 रूट है, m1 m2 और m3। तो चलिए रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन लिख लेते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, फिर सिग्मा m1 m2 दो के प्रोडक्ट का सम लिख सकते हैं 2a माइनस h और अपॉन a, और फाइनली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 m3 इक्वल टू माइनस k।
ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी जब कभी भी आपको इस तरह से नॉर्मल्स के बारे में पूछे तो, और खास करके लोकस फोकस है, ये 3 कंडीशन पर जरूर नजर रखते हैं। हो सकता है इसी में से कोई न कोई आ जाए, काम आ जाए। अब जो कह रहा है ये कि इन जनरल पैराबोला पर 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे ये 2 हो गया और थर्ड आपका ये है। ये तीनों नॉर्मल से पी, क्यू और आर, इसका नाम मैं देता हूं पॉइंट का जो पैराबोला पर लाई करता है। इस पी क्यू आर को क्या कहते हैं? को नॉर्मल, ठीक है, दे आर को नॉर्मल। समझ गया है कि कहीं पर भी को नॉर्मल पॉइंट का मतलब यही है कि वो पॉइंट्स, कर्व का वो पॉइंट्स जहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो द नॉर्मल ड्रॉन विल बी कंकरेंट, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं को नॉर्मल। ठीक है, सारे कर्व। तो पैराबोला है तो इसका कोऑर्डिनेट आप स्लोप के टर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था कि पॉइंट के पैरामीटर और नॉर्मल के स्लोप में क्या रिश्ता नाता होता था। इन तीनों का स्लोप में ले लूं m1 m2 m3, तो p का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं am1 स्क्वायर कॉमा -2am1, q का am2 स्क्वायर कॉमा -2am2, ठीक है, और r का am3 स्क्वायर कॉमा -2am3। हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन से ये निकला कि को नॉर्मल पॉइंट के ऑर्डिनेट का सम हमेशा 0 होता है, पक्का 0, क्योंकि m1 m2 m3 का सम 0 है। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब y कोऑर्डिनेट इन केस ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज 0, है ना। क्योंकि को नॉर्मल पॉइंट क्या होता है? यही बता दिया ना, अभी बताया वही कि वो पॉइंट्स जहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो एक ही पॉइंट पर आकर के मिले, ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं को नॉर्मल। पी क्यू आर का नॉर्मल एक ही पॉइंट एच कामा के पर आकर के मिलता है, कंकरेंट है। तो ऐसे 3 पॉइंट्स को, पैराबोला का जो पॉइंट्स है उसको पैराबोला के लिए को नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। और को नॉर्मल पॉइंट्स कहीं पर भी कहता है तो उसका मतलब यही है, उस कर्व का वो पॉइंट्स जहां पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल ड्रॉन विल बी कंकरेंट, ऐसे पॉइंट को कहते हैं उस कर्व के लिए को नॉर्मल। कर्व मैं कह रहा हूं पैराबोला, है ना, चाहे लिफ्ट पर पूछे, हाइपरबोला पर पूछे, सर्कल पर पूछे, तो को नॉर्मल पॉइंट्स का मतलब है। ठीक है, सर्कल में तो एवरी पॉइंट इज को नॉर्मल पॉइंट नहीं, एवरी सेट ऑफ पॉइंट्स विल बी को नॉर्मल पॉइंट्स। क्यों? तो वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एवरी नॉर्मल ऑफ सर्कल हैज टू पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, इसलिए वहां पर कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन बाकी कर्व में इसलिए वहां जिक्र नहीं किया जाता है। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में ऐसे को नॉर्मल पॉइंट्स दे करके आपसे पूछ सकता है कुछ। ठीक, the sum of ordinates of conormal points is 0 in case of parabola, in case of standard parabola। चलिए ठीक है, अब इसी पर जैसे कुछ लोकस पूछ लेगा या कोई और जानकारी ले ले, जैसे कह सकता है आपको कि फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट the normals passing through normals of parabola